नमस्कार दोस्तों। हरियाणा जीके की इस नई सीरीज के अंदर हम अगला जिला करने वाले हैं रोहतक जिला। सबसे पहले मैं बात करूं कि रोहतक जिला आपके पास हरियाणा के मैप में कहाँ रहने वाला है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रोहतक जिला रहने वाला है। ठीक है ना, ये आपके पास क्या हो जाएगा, रोहतक जिला। बात करूं इसकी सीमा की, तो सीमा किस किस के साथ लगती है, तो सीमा इसकी लगेगी 6 जिलों के साथ। एक तो आपके पास जींद हो गया, इधर से हिसार हो गया, भिवानी हो गया, चरखी दादरी हो गया, झज्जर हो गया, और क्या हो गया आपके पास, सोनीपत। ठीक है ना। तो मैं बात करूं सबसे पहले रोहतक की सीमा किन किन डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती है, किन किन जिलों के साथ लगती है, तो ये आपके पास 6 जिले हो जाएंगे। एक तो आपके पास हो जाएगा जींद, उसके अलावा आपके पास भिवानी, हिसार, आपके पास हो जाएगा हिसार, आपके पास हो जाएगा झज्जर। ठीक है ना, झज्जर हो जाएगा, सोनीपत हो जाएगा, एक आपके पास हो जाएगा चरखी दादरी। तो इन इन 6 जिलों के साथ रोहतक आपकी क्या बनाता है, सीमा बनाता है। ठीक है। आगे यदि मैं बात करूं रोहतक की भौगोलिक स्थिति की, कि रोहतक हरियाणा के अंदर रहने कहाँ वाला है, तो रोहतक आपका कहाँ रहने वाला है, मध्य भाग के अंदर, हरियाणा के मध्य भाग में रोहतक रहने वाला है। ठीक है ना। आगे यदि मैं बात करूं कि रोहतक है, रोहतक की स्थापना कब की गई, तो रोहतक की स्थापना जब हरियाणा बना उसी वक्त रोहतक की स्थापना हुई, 1 नवंबर 1966 को। बात करूं मैं इसकी स्थिति की, स्थिति मैंने बता दिया आपको, मध्य भाग में रहने वाला है। सीमाएं की बात करें तो सीमाएं 6 जिलों के साथ बनाता है, दैट इज आपके पास हिसार, भिवानी, दादरी, झज्जर, सोनीपत और जींद रहने वाले हैं। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 1745 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर आपके पास रोहतक का क्षेत्रफल रहने वाला है। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक लोग यहाँ पे रहते हैं, 10 लाख से अधिक और 15 लाख के लमसम। आप बता सकते हो, इसका मतलब ये है, मान लो 14 लाख समथिंग है आपके पास, आप कुछ हैं 14 लाख से ऊपर हैं, तो आप बता सकते हो लगभग 15 लाख के समथिंग लोग आपके रोहतक के अंदर रहते हैं। आगे मैं बात करूं विधानसभा क्षेत्र की, तो रोहतक के अंदर आपके पास 4 विधानसभा क्षेत्र रहने वाले हैं। एक तो आपके पास खुद रोहतक हो जाएगा, कलानौर जो आपके पास रिजर्व सीट रहने वाली है, महम हो जाएगा, और आपके पास गढ़ी सांपला किलोई हो जाएगा। आगे यदि मैं तहसील की बात करूं तो तहसील भी आपकी रोहतक के अंदर 4 रहने वाली है। एक आपके पास रोहतक हो जाएगी, दूसरा आपके पास सांपला मतलब घड़ी सांपला हो जाएगा, कलानौर और महम रहने वाले हैं। आगे हम बात करें उप तहसील की, तो रोहतक के अंदर केवल एक उप तहसील रहने वाली है, जिसका नाम रहेगा आपके पास लाखन माजरा। ठीक है ना, आपके पास लाखन माजरा एक तहसील रहने वाली है। आगे हम बात करें इसके इतिहास और नामकरण की, तो माना जाता है, कुछ लोगों को का कहना है कि यहाँ पे तारावती नाम की एक रानी रहती थी, उसके एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम उसने रोहतास रखा, और रोहतास के नाम पर उसने इस क्षेत्र का नाम रोहतक निकाला। ठीक है ना। अब आप कहोगे ये बात आपको पता कैसे लगी, तो इस चीज का वर्णन नकुल दिग्विजय ग्रंथ के अंदर इस बात का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना, कि रोहतक का नाम तारावती रानी के पुत्र रोहतास के नाम पर इसका नाम रोहतक रखा गया। यदि मैं बात करूं भाई रोहतक को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक तो एजुकेशन हब हो जाएगा, एजुकेशन हब ऑफ हरियाणा हो जाएगा, शुगर सिटी हो जाएगा, फिल्म सिटी हो जाएगा, और राजनीति राजनीति राजधानी हो जाएगी। ठीक है ना, राजनीति क्या हो जाएगी, राजधानी हो जाएगी। बात करूं मैं रोहतक के प्रमुख उद्योगों की, कि रोहतक के अंदर कौन कौन से आपके पास प्रमुख उद्योग रहने वाले हैं, तो एक तो आपके पास एशियन पेंट, जो आपने देखा होगा ना, प्लास्टिक का पेंट, वो आंधी चलती है, बारिश होती है और फिर टिकने ही नहीं देता उस चीज को, तो आपके पास एक तो क्या हो जाएगा, एशियन पेंट हो जाएंगे। एशियन पेंट का उद्योग भी आपके काम पे है रोहतक के अंदर। आगे मैं बात करूं नट बोल्ट उद्योग, माना जाता है, माना क्या है, कहा जाता है कि यहाँ पे बने जो नट बोल्ट हैं उनका प्रयोग इजराइल अपने लड़ाकू विमानों को बनाने में करता है। मतलब आप समझ रहे हो कि इजराइल देश है, वो इंडिया के बने नट बोल्ट, और इंडिया में भी हरियाणा में बने नट बोल्ट, और हरियाणा में भी रोहतक के बने नट बोल्टों का प्रयोग अपने लड़ाकू विमानों में करता है। ठीक है ना, उनको भी पता है कि हरियाणा के लोग ढीठ हैं, तो उनके नट बोल्ट भी यहाँ पे ढीठ मिलेंगे, वो टूटेंगे नहीं। ठीक है ना। आगे मैं बात करूं विटा मिल्क प्लांट की, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये भी रोहतक में हो जाएगा। उसके बाद रेवड़ी और गज्जक उद्योग, रेवड़ी और गज्जक उद्योग है आपका रोहतक का क्या रहने वाला है, फेमस। आपको नहीं पता होगा, अपने बड़ों से पूछना कि
रोहतक की रेवड़ी और गज्जा पहले फेमस हुआ करती, भाई रोहतक जा तो रेवड़ी और गज्जा लिख गई है देख, ठीक है ना। उसके आगे यदि मैं बात करूं अमूल डेयरी प्रोडक्ट, तो इसकी तो हेड आप बचपन से देखते आ रहे होगे, अमूल दूध पीता है इंडिया, ठीक है ना। अमूल दूध पिएगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ये तो सुना होगा। तो अमूल डेयरी प्रोडक्ट, जैसे अमूल की आपके पास चॉकलेट आती है, दूध हो गया, दही होगा, छाछ हो गया, बटर हो गया, ठीक है ना। तो अमूल से जो भी मतलब जो भी प्रोडक्ट आप अमूल के देखोगे वो आपके उसके डेयरी प्रोडक्ट हैं, वो यहाँ पे बनाए जाते हैं, कहाँ पे, रोहतक के अंदर। आगे मैं बात करूँ चीनी उद्योग, तो आपके पास चीनी उद्योग भी आपका कहाँ पे रहने वाला है, रोहतक के अंदर रहने वाला है, ठीक है ना। धार्मिक स्थल की बात करूं तो आपके पास धार्मिक स्थल, पहला ही धार्मिक स्थल आपके पास रहने वाला है बाबा मस्तनाथ मठ, जिसकी स्थिति ये जो स्थिति की बात करें तो ये अस्तलबोर रोहतक के अंदर रहने वाला है। अस्तलबोर गांव का नाम हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। अस्तलबोर रोहतक के अंदर आपके पास क्या रहने वाला है, बाबा मस्तनाथ का मठ रहने वाला है, ठीक है ना। माना जाता है कि यहाँ कानफाड़ा समुदाय से संबंध है, किसका, बाबा मस्तनाथ जो मठ है इसका संबंध कानफाड़ा समुदाय से माना गया है। कानफाड़ा कौन, जो आपने बाबा देखे होंगे जिनके कान लंबे लंबे हो रखे हैं, ठीक है ना, आपको लगता है भाई वो बड़ा सा घोड़ा बन जाता है उनके कानों के अंदर, तो वो आपके कानफाड़ा समुदाय से हो गए। जो भी कान फड़वा के रखते हैं, कान फड़वा के जो बाबा बनते हैं, ये उस समुदाय से संबंधित हो जाएगा आपके बाबा मस्तनाथ मठ, ठीक है ना। क्षेत्र की बात करें तो अस्तल बहुत पेहवा के अंदर आपके पास ये मठ रहने वाला है, ठीक है ना। स्थापना की बात करें तो स्थापना माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा इस मठ की स्थापना की गई, किस मठ की, बाबा मस्तनाथ मठ की, ठीक है ना। लेकिन इसका जो वास्तविक संस्थापक है उसको चौरंगीनाथ को मानते हैं, ठीक है ना। चौरंगीनाथ कौन था, चौरंगीनाथ हिंदी भाषा के प्रथम साहित्यकार रह जाएंगे आपके पास, ठीक है ना। रचना की बात करें तो रचना किसकी रचना, चौरंगीनाथ की, वे प्रथम साहित्यकार हैं। साहित्यकार कोई तो रचना देगा, तो इसकी रचना क्या हो जाएगी, प्राण साखली रहने वाली है। आगे कुछ लोगों की माने तो इसका जीर्णोद्धार, जो इसको भाई मरम्मत करवाना, ठीक है ना, वो किसके द्वारा की गई, बाबा मस्तनाथ के द्वारा की गई, इसलिए इसका नाम मस्तनाथ पड़ गया, ठीक है ना। वर्तमान में इसके संरक्षक कौन हो जाएंगे, बालकनाथ आपके पास इसके क्या हो जाएंगे, वर्तमान संरक्षक हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे मैं आपके पास बात करूं, ये आपके पास बाबा मस्तनाथ मठ हो जाएगा, और ये आपके पास ये बाबा रहने वाले हैं बाबा मस्तनाथ, जिन्होंने जो आपके मस्तनाथ मठ है इसका जीर्णोद्धार किया था। आगे मैं बात करूं आपके पास धार्मिक स्थल की, तो धार्मिक स्थल और मंदिर, ठीक है ना, आपके पास एक दुर्गा मंदिर रहने वाला है। अब कहोगे सर दुर्गा मंदिर आपके गांव में भी, हमारे गांव में भी, सबके गांव में, ठीक है। जैसे वैष्णो देवी का है वो पहाड़ पे, उसकी मान्यता मानी जाती है कि माता ऐसे ऐसे वहां पहुंची, मतलब जो भी कहानी है वो माता दुर्गा को लेके, उन्होंने उस राक्षस का ऐसे वध किया, ठीक है ना, उसको लेके माने जाती है कि भाई वैष्णो देवी इसलिए फेमस। आपके गांव में जो है वो दुर्गा मंदिर क्यों फेमस नहीं है फिर, समझ रहे हो आप। और यही मंदिर फेमस क्यों है? माना जाता है कि जो ये मंदिर है इसका उद्घाटन लाल बहादुर शास्त्री व उनकी पत्नी के द्वारा किया गया, ठीक है ना। आगे मैं बात करूं प्राचीन शिव मंदिर, ये भी आपका कहाँ रहने वाला है, रोहतक और किलोई गांव के अंदर रहने वाला है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्राचीन शिव मंदिर, ठीक है ना, किलोई गांव, ये आपके पास शिव मंदिर हो जाएगा किलोई गांव के अंदर। अगस्त 2024 शिवरात्रि मेला, ये जो आपके पास प्राचीन जो शिव मंदिर है उसके अंदर जो मेला लगा हुआ है उसकी फोटो है किलोई गांव के अंदर, ठीक है ना। और 2024 की फोटो भाई, और भाई साहब आपको बहुत धन्यवाद, आपने फोटो ली, हमें यह फोटो आपकी बदौलत मिली और लोगों को भी ये देखने को मिली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, ठीक है ना। अब आपको ये फोटो इसलिए नहीं दी गई कि आप इसको देखो और आगे बढ़ जाओ, ये फोटो इसलिए है ताकि आप जैसे एक बार ऊपर देखो प्राचीन शिव मंदिर किलोई गांव रोहतक, और फिर एक बार इस फोटो को देखो, ताकि ये फोटो आपके माइंड में सेट हो जाए किलोई गांव प्राचीन शिव मंदिर के नाम से, ठीक है ना। आगे मैं बात करूँ आपके पास ये क्या हो जाएगा, दुर्गा भवन मंदिर हो जाएगा, आपके पास आर हटा हुआ है हमें, तो ये दुर्गा भवन मंदिर हो जाएगा जिसका उद्घाटन आपके पास लाल बहादुर शास्त्री व उसकी पत्नी के द्वारा किया गया। आगे आ रहे हैं हम प्रमुख मेलों के साथ, और प्रमुख मेले आपके कौन कौन से हो जाएंगे, तो प्रमुख मेला एक तो आपके पास बाबा जमुनादास का मेला हो जाएगा भालोट गांव के अंदर, और आपको यही याद करना है क्योंकि देखो बाबा मस्तनाथ मेला हो जाएगा, अस्तल बोर मेला लगेगा, ये आपने मंदिर में पढ़ लिया।
प्राचीन शिव मंदिर मेला हो जाएगा किलोई गांव के अंदर, ये भी आपने पहले पढ़ लिया, ठीक है ना। तो आपको एक ही याद करना है, बाबा जमुनादास का मेला जो बालोट गांव के अंदर क्या है, लगने वाला है। आगे मैं बात करूं मेले और गुरुद्वारों की, ठीक है ना, तो आपके पास एक क्या हो जाएगा, मेला होला महोत्सव जो लखन माजरा गांव के अंदर क्या है, लगने वाला है। और जो हेला मेला होला महोत्सव है, ये महोत्सव हो जाएगा, ठीक है ना। मेला होला महोत्सव है, ये आपके पास लाखन माजरा गांव के अंदर लगने वाला है। नौवे गुरु की याद में इस मेले को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। आगे गुरुद्वारों की बात करें तो आपके पास दो गुरुद्वारे हो जाएंगे, एक तो आपके पास मंजी साहिब गुरुद्वारा हो जाएगा, दूसरा आपके पास बंगला साहिब गुरुद्वारा हो जाएगा। बात करूं मंजी साहिब गुरुद्वारे की, तो मंजी साहिब गुरुद्वारा है, ये आपका लाखन माजरा गांव के अंदर रहने वाला है, ठीक है ना। कहाँ पे रहने वाला है, लाखन माजरा गांव के अंदर रहने वाला है। और जो आपके रोहतक के अंदर जो लाखन माजरा में जो आपका मंजी साहिब गुरुद्वारा है, ये गुरु तेज बहादुर को समर्पित हो जाएगा, ठीक है ना। नौवे गुरु तेज बहादुर को क्या हो जाएगा, समर्पित हो जाएगा। अब आप कहोगे सर हमने पहले भी मंजी साहिब गुरुद्वारा पढ़ा था, तो जो आपने पहले जो मंजी साहिब गुरुद्वारा पढ़ा था वो आपने पढ़ा था अंबाला के अंदर, और जो वो आपका जो आपने वो पढ़ा था वो 6वें और 10वें गुरु को क्या रहेगा, समर्पित रहने वाला है। कहाँ का, अंबाला के अंदर। लेकिन जो आप रोहतक में पढ़ोगे वो आपके 9वें गुरु को क्या हो जाएगा, समर्पित हो जाएगा। अब कुछ विद्वानों का या कुछ लोगों को मानना है, कुछ लोगों का क्या भाई, यह माना जाता है कि जो गुरु तेज बहादुर थे, उनको जब दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे उन्होंने जब उसको मरवाने मारने के लिए उसको बुलाया गया, तो वो भाई खुद ही राजी हो गए, भैया आपको यदि मारने से मेरे को खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, तो मैं खुद आने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे को मार दो। तो जब वो दिल्ली सल्तनत की ओर चले, जब उन्होंने कूच किया, तो रोहतक से होके गुजरे वो। और जब वो रोहतक के अंदर गुजरे, तो जो लाखन माजरा गांव है, यहाँ पर वो 13 दिन रुके सादत से पहले, ठीक है ना। तो इसलिए आपका मंजी साहिब गुरुद्वारा नाम से जाना जाता है, और ये आपका लाखन माजरा गांव में हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला आपके पास क्या हो जाएगा, बंगला साहिब गुरुद्वारा, जो आपका रोहतक के अंदर रहने वाला है। तो मंजी साहिब गुरुद्वारा, ये मंजी साहिब गुरुद्वारा हो जाएगा। इसके नीचे लिखा भी हुआ है आपके पास, गुरु तेज बहादुर जी ठहरे थे यहाँ पे 13 दिन, ठीक है ना, शहादत से पहले। और ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है लाखन माजरा गांव। तो ये आपका मंजी साहिब गुरुद्वारा हो जाएगा। आगे यदि मैं बात करूं बंगला साहिब गुरुद्वारा की, तो ये आपके पास बंगला साहिब गुरुद्वारा रहने वाला है, कहाँ पे, रोहतक के अंदर, ठीक है ना। मस्जिदों की बात करें तो आपके पास 3 मस्जिद रहने वाली है। एक तो आपके पास लाल मस्जिद हो जाएगी, ठीक है ना। एक तो आपके पास क्या हो जाएगी, लाल मस्जिद हो जाएगी, रोहतक में है। निर्माण 1939 में आसिफ अली के द्वारा इसका क्या किया गया, निर्माण किया गया। जो आगे है ये थोड़ा सा आप काट देना, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है फिलहाल के लिए इसको पढ़ना, ठीक है ना, कुछ मिस प्रिंट भी है इसके अंदर। बात करें मैं दीनी मस्जिद की, तो दीनी मस्जिद भी आपके पास कहाँ पे रहने वाली है, रोहतक के अंदर, ठीक है ना। औरंगजेब के द्वारा मंदिर को मस्जिद के अंदर बदला गया। जो आपके पास दीनी मस्जिद है, यहाँ पे पहले एक मंदिर हुआ करता था, औरंगजेब ने क्या किया, उस मंदिर की जगह क्या बना दी, मस्जिद बना दी, ठीक है ना। वर्तमान में यहाँ पे एक महावीर जी की क्या है, मूर्ति रहने वाली है। आगे मैं बात करूँ कांच की मस्जिद या शीशों वाली मस्जिद, ये भी आपके पास कहाँ रहने वाली है, रोहतक के अंदर। अब मैं आपसे बात करूँ कितनी मस्जिद है रोहतक के अंदर, 3 मस्जिद। एक तो आपके पास लाल मस्जिद हो जाएगी, ठीक है, दूसरी आपके पास दीनी दीनी मस्जिद हो जाएगी, और तीसरा आपके पास कांच या शीशे वाली मस्जिद हो जाएगी। अब शीशे वाली मस्जिद का मतलब क्या है, क्या शीशे से बनी हुई, नहीं, इसके दीवार के ऊपर शीशे लगाए हुए हैं, इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं, शीशे वाली मस्जिद, ठीक है ना। ये आपके पास लाल मस्जिद है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है रोहतक लाल मस्जिद में अता, कोई अदा होगा, ये न्यूज वालों ने भी गलती लिख रखा है, बताओ। अता की गई ईद की नमाज, एक दूसरे को गले लगा कर दी बधाइयां, बताओ। लेकिन मीडिया के बारे में तो क्या ही बोल सकते हैं, श्रेष्ठ मीडिया हमारी इंडिया की, इनको तो मतलब 4-5 देशों में बुला के और अच्छे से इसका सम्मान किया जाना चाहिए, कि पहले तो इनको प्यार से बुलाया जाए कि आओ हम आपको सम्मानित करेंगे, और फिर इसको अच्छे से सम्मानित किया जाए, ठीक है ना। क्योंकि जो आपके मोदी जी हैं वो मोदी जी भी इंडिया के अंदर हैं, जो आपके पास अमित शाह जी हैं वो भी इंडिया के अंदर हैं, ठीक है ना।
तो मोदी जी और अमित शाह तो सम्मानित कर नहीं रहे हैं इनको, तो भाई बाहर देशों को ही करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इतना बेहतरीन काम करी है इंडिया की मीडिया, आप सोच नहीं सकते। ठीक है ना, कांच की मस्जिद हो जाएगी, शीशे वाली मस्जिद आप इसको बोलते हो, रोहतक में शीशे वाली मस्जिद की खूबसूरती कर देगी दंग। देखा कितनी अच्छी बात लिखी है, कर देगी दंग। फीलिंग आ रही है ना, न्यूज वाले की लगती है कुछ ना कुछ। हम्म। ठीक है, आगे बात करूं मैं दीनी मस्जिद की, तो दीनी मस्जिद ही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दीनी मस्जिद, कहाँ है, ये रहा दीनी मस्जिद, हरियाणा के रोहतक जिले में है। और ये आपके पास फोटो हो जाएगी दीनी मस्जिद की, विकिपीडिया से उठाई है स्पेशल आपके लिए काट करके मैंने। ठीक है ना, पर्यटन स्थल की बात करें तो पर्यटन स्थल की बात करेंगे। ठीक है ना, तो चिड़ियाघर, सबसे बड़ा चिड़ियाघर आपका कहाँ पे रहने वाला है, रोहतक के अंदर। ठीक है ना, दूसरा आपके पास झील हो जाएगी, झील तिलिया झील हो जाएगी, जो 1976 में पर्यटन स्थल घोषित किया गया। जो ये तिलिया झील थी, इसको पर्यटन स्थल बनाया गया कब, 1976 के अंदर, और इसकी घोषणा कर दी गई 1976 में, और ये सबसे छोटी झील है। ठीक है ना, हरियाणा में सबसे छोटी झील हो जाएगी। उसके बाद मैना पर्यटन परिसर हो जाएगा, ये आपका रोहतक में रहने वाला है। राजा गोकर्ण तालाब है, ये भी आपका रोहतक में रहने वाला है। उसके बाद मैं बात करूं चौबीसी चबूतरा, जो आपका महम में रहने वाला है, महम रोहतक के अंदर। ज्ञानी जो चोर है उसकी गुफा हो जाएगी, वो भी आपके पास महम रोहतक में हो जाएगी। ठीक है ना, महम की बावड़ी, वो महम में ही रहने वाली है, महम की बावड़ी हो गई तो। ठीक है ना, ये माना जाता है कि जो शाहजहां के समय में जो सुद्धो कलाल द्वारा बनाई गई, किसको, महम की बावड़ी को। ठीक है, और जो महम की बावड़ी है, इसको स्वर्ग का क्या कहा जाता है, झरना कहा जाता है। ठीक है ना, आगे यदि बात करें शाह मोहम्मद रमजान गुमंद की, तो इनको हादी है हरियाणा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो ये आपके पास चिड़ियाघर, जो रोहतक का चिड़ियाघर है, उसके आपके पास क्या हो जाएगी, तस्वीर, फोटो। ठीक है ना, चलचित्र या ओनली चित्र बोल सकते हो। ठीक है ना, ये आपके पास तिलिया झील हो जाएगी, देख रहे हो कितना चिलचिला पानी है, गर्मियों में मतलब कूद जाओ है। आपके पास ये चौबीसी चबूतरा हो जाएगा, ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा। ठीक है ना भाई, बिल्कुल टसन में फोटो खिंचा रहे हो भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बच्चों को दिखा पाए हम चौबीसी चबूतरा। ज्ञानी चोर की गुफा हो जाएगी, जो आपकी ज्ञानी चोर की गुफा है, ये भी आपके कहाँ पे रहने वाली है, रोहतक में रहने वाली है। रोहतक में कहाँ पे, महम के अंदर। ठीक है ना, ये आप देख लो, ये महम की बावड़ी हो जाएगी, महम की बावड़ी में खजाना। ठीक है ना, अब देख लो क्या खजाना है। ठीक है, ये आपकी महम की बावड़ी हो जाएगी। बात करें स्टेडियम की, तो रोहतक के अंदर दो स्टेडियम रहने वाले हैं, राजीव गांधी स्टेडियम और बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है ना, तो राजीव गांधी स्टेडियम है तो रोहतक की ओर मिलेगा। और रोहतक से भी भाई मैं एक बार आ रहा था, शायद देखियो मैंने, यो रोहतक से जो आपकी ये दादरी को, दादरी साइड आते हैं ना, उस साइड है ये राजीव गांधी स्टेडियम। ठीक है ना, उसके बाद आपके पास बंसीलाल स्टेडियम हो जाएगा लालीगांव रोहतक के अंदर। तो पहले तो राजीव गांधी स्टेडियम देखो, राजीव गांधी स्टेडियम रोहतक बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, ये आपके पास स्टेडियम बना हुआ है। ठीक है, उसके आगे यदि मैं बात करूं, ये आपके पास क्या हो जाएगा, बंसीलाल स्टेडियम हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपके पास बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम हो जाएगा। के बाद यदि हम बात करें शिक्षा संस्थान की, तो शिक्षा संस्थान कौन कौन से हो जाएंगे आपके रोहतक के अंदर। तो पहला शिक्षा संस्थान आपके पास क्या रहने वाली है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय बोल सकते हो आप। ठीक है ना, एमडीयू, एमडीयू रहने वाली है, जिसकी स्थापना 1976 में रोहतक यूनिवर्सिटी के रूप में की गई। 1973 में मतलब क्या कह रहे हैं कि जो पहले यूनिवर्सिटी बनाई गई 1976 में, तो इसका नाम था रोहतक यूनिवर्सिटी। बाद में इसका नाम बदल के 1977 में इसका नाम बदल के एमडीयू हुआ। ठीक है ना, और मानना जाता है, माना क्या है भी वही, सबसे स्वच्छ राज्य सरकारी विश्वविद्यालय कौन सा है आपका, एमडीयू है। बच्चों को दाखिलों के समय ही बीमा कर दिया जाता है आपकी एमडीयू यूनिवर्सिटी के अंदर। स्वयं, स्वयं मतलब ये कह रहा है खुद का, खुद का क्या है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी रहने वाला है, कहाँ पे, आपका रोहतक एमडी यूनिवर्सिटी का। ठीक है ना, आगे मैं बात करूं दूसरी यूनिवर्सिटी आपके पास पंडित भगवत दयाल शर्मा पीजीआई रोहतक हो जाएगा, जिसकी स्थापना आपके पास 1960 में मेडिकल कॉलेज के रूप में की गई। मतलब जब इसको बनाया गया तो एक मेडिकल कॉलेज के रूप में बनाया गया, लेकिन 2008 में इसको विश्वविद्यालय का
क्या कर दिया गया, दर्जा दे दिया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे थे उस समय, ठीक है ना। मुख्यमंत्री कौन थे उस वक्त, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय भगवत दयाल शर्मा जो रोहतक है, PGIMS रोहतक, उसको विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद यदि मैं बात करूं आपके पास, तो तीसरा आपके पास कौन सी यूनिवर्सिटी हो जाएगी, एक आपके पास हो जाएगी पंडित लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ पैराफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट। ये आपके पास परफॉर्मिंग है, परफॉर्मिंग इंग्लिश में, पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, 2014 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। उसके बाद आपने बाबा मस्तनाथ का भी नाम सुना है, तो बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी भी रहने वाली है अस्तल भोर रोहतक के अंदर। उसके साथ ही एक आपका हो जाएगा JNV जवाहर नवोदय विद्यालय बहु अकबरपुर गांव रोहतक के अंदर। कहाँ पे, बहु अकबरपुर गांव रोहतक के अंदर। आगे हम बात करें, ये आपके पास महर्षि ध्यानचंद विश्वविद्यालय, और ये इसका हो गया गेट। ये आपके पास पंडित भगवत दयाल शर्मा PGIMS रोहतक, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है PGIMS रोहतक, जो PGIMS रोहतक भर्ती, यहाँ पे लिखा हुआ है BD, ठीक है ना। BD का मतलब क्या होगा, भगवत दयाल शर्मा PGIMS रोहतक, ठीक है ना। देख लो लिखा हुआ है PT पंडित भगवत दयाल शर्मा PGIMS रोहतक, ठीक है नहीं, आपके पास इमेज रहने वाली है। उसके बाद आप बात करें पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, ऊपर देख लो अच्छे अच्छे अक्षरों में, सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ है पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स रोहतक। ये आपके पास कौन सी हो जाएगी, ये आपके पास पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी हो जाएगी। आगे मैं बात करूं आपके पास और प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं, तो एक तो आपके पास हो जाएगा IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। यह हरियाणा का एकमात्र और उत्तर भारत का प्रथम IIM है, मतलब प्रथम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आपके पास रहने वाला है उत्तर भारत का। बात करो IIM की स्थापना की, तो नवंबर 2009 या 2010 के अंदर इसे क्या की गई, स्थापना की गई। विशेषता की बात करें, विशेषता की बात करें तो प्रबंधन के साथ साथ वकालत की शिक्षा शुरू करने वाला आपके पास प्रथम IIM रहने वाला है, ठीक है ना। प्रबंधन जो आपके पास मैनेजमेंट है, उसके साथ साथ वकालत की शिक्षा शुरू करने वाला आपके पास प्रथम IIM रहने वाला है, ठीक है ना। और इसका दूसरा कैंपस गुड़गांव के अंदर क्या किया गया, खोला गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। आगे हम बात करें सेफ्टी, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, इसकी स्थापना आपके पास 2011 के अंदर रोहतक के अंदर की गई। तो आपके पास ये भी है SIFTY, तो ये भी आपकी कांग्रेस की सरकार में की गई। IIM है, ये भी आपके कांग्रेस के समय में बनाया गया, ठीक है ना। उसके अलावा जो फिल्म सिटी बनी है ना, आज जो कर रहे हैं बस, लेकिन क्या बोलना भाई, सब देश के अंदर बोलना मतलब अपने आप की वो करना है। आगे यदि मैं बात करूं आकाशवाणी केंद्र की, तो आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 8 मई 1976 को की गई, ठीक है ना। रोहतक के अंदर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 8 मई 1976 को की गई। ये आपके पास बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपके पास सेफ्टी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो कि एडमिशन ओपन, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन रोहतक हरियाणा, एडमिशन ओपन, रिप्लाई नाउ। FTII के बाद बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया, एडमिशन फॉर्म आ चुके हैं, जल्द अप्लाई करें। आप पढ़ सकते हो अच्छे से, रोहतक का है ही आपके पास। उसके बाद यदि मैं बात करूं व्यक्तित्व की, तो व्यक्तित्व आपके पास सर छोटू राम हो जाएंगे। सबसे बड़ा व्यक्तित्व रोहतक में सर छोटू राम, क्या गजब आदमी था, ठीक है ना। तो सर छोटू राम है, इनका जन्म 24 नवंबर 1981 में गढ़ी सापला गांव के अंदर हुआ, ठीक है ना। बचपन में इनका नाम क्या रहने वाला है आपके पास, बचपन में इनका नाम था रिछपाल, और इन्होंने प्राथमिक जो शिक्षा है वो झज्जर से प्राप्त की, और स्कूली शिक्षा सेंट स्टीफन स्कूल ऑफ दिल्ली से प्राप्त की।
बात करें यदि हम ग्रेजुएशन की या स्नातक की, तो सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। आगे हम बात करेंगे आंदोलन, इनके द्वारा कौन कौन से आंदोलन किए गए। तो पहला ही आंदोलन, जब ये छोटे बच्चे थे, जब पढ़ते थे, तो इन्होंने अपने वार्डन के खिलाफ आंदोलन कर दिया, ठीक है ना। उस आंदोलन के कारण इनको जनरल रॉबर्ट के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है ना। उसके बाद वकालत की शिक्षा की बात करें, तो वकालत की शिक्षा इन्होंने आगरा कॉलेज से प्राप्त की। तो ये आपके पास रहने वाले हैं सर छोटू राम, ठीक है ना। आप चेहरा नहीं भूल सकते, ये फोटो आपको चेहरा दिखाने के लिए, चेहरा याद करने के लिए लगाई गई है कि आप भूलो ही ना कि सर छोटू राम रोहतक से हैं। कहां से हैं? रोहतक से। आगे हम बात करते हैं आपके पास, ये सर छोटू राम के बारे में है। 1912 के अंदर रोहतक में वकालत की प्रैक्टिस शुरू की, किसके द्वारा? सर छोटू राम के द्वारा। 1912 में जाट सभा का गठन किया गया, किसके द्वारा? सर छोटू राम के द्वारा। 1913 में रोहतक में एंग्लो संस्कृत स्कूल की स्थापना की, किसके द्वारा? सर छोटू राम के द्वारा, ठीक है ना। 1916 में सर छोटू राम ने जाट गजट या साप्ताहिक उर्दू समाचार पत्र की क्या की गई? शुरुआत की गई। सर छोटू राम के द्वारा 1916 में कांग्रेस पार्टी में क्या हुआ? 1916 के अंदर सर छोटू राम है, कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या हो गए? शामिल हो गए, ठीक है ना। लेकिन जो 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, तो सर छोटू राम का मानना था ये गलत है, ठीक है ना। वो इसके खिलाफ थे, किसके? असहयोग आंदोलन के खिलाफ होने के कारण इन्होंने कांग्रेस पार्टी को क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ा, ठीक है ना। और इसे गांधी की आंधी भी कहा गया, किसको? सर छोटू राम को। बात करें 1923 की, तो 1923 में मुस्लिम नेता फजल ए हुसैन सिकंदर हयात खान के साथ मिलकर इन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना या गठन किया, किसके द्वारा? ये भी आपके पास सर छोटू राम के द्वारा किया गया। आगे यदि मैं बात करूं आपके पास 1924 के अंदर इन्होंने जमींदार लीग की स्थापना की, ठीक है ना। और फ्यूडल लीग की क्या की? इन्होंने स्थापना की। 1927 के अंदर अंग्रेजों के द्वारा राय बहादुर की क्या दी गई? इनको उपाधि दी गई, किनको? सर छोटू राम को। सर छोटू राम को अंग्रेजों के द्वारा राय बहादुर की क्या दी गई? उपाधि दी गई, ठीक है ना। 1914 में साहूकार पंजीकरण एक्ट एवं किसान कर्ज माफी एक्ट किया गया, किसके द्वारा? सर छोटू राम के द्वारा, ठीक है ना। उन्होंने कहा साहूकारों के पंजीकरण किया जाए और किसानों का जो कर्ज है उसको माफ किया जाए, इसका एक्ट पास किया सर छोटू राम ने, ठीक है ना। 1938 में किसानों की गिरवी जमीन मुक्त एक्ट, ठीक है ना। जिन भी जमींदारों ने उनकी जमीन गिरवी रख रखी थी, उनको उनके लिए मुक्त एक्ट, जमीन मुक्त एक्ट पास किया, किसके द्वारा करवाया गया? किसके द्वारा? सर छोटू राम के द्वारा। किसान उत्पाद मंडी एक्ट, ठीक है ना। किसान जो उत्पादन करेगा उसमें एक मंडी एक्ट बनाया गया कि भाई आप इस पैसे के ऊपर इनकी फसल को क्या करोगे? खरीदोगे। 1938 के अंदर मार्केटिंग बोर्ड का क्या किया गया? गठन किया गया। 1937 के अंदर अंग्रेजों के द्वारा सर की उपाधि दी गई, किसके द्वारा? आपके 1937 के अंदर अंग्रेजों द्वारा सर की उपाधि दी, किसको? सर छोटू राम को। सर जो हम बोले हैं सर छोटू राम, तो ये सर की उपाधि है, ये अंग्रेजों के द्वारा 1937 में दी गई, ठीक है ना। अन्य हरियाणा में नील, जो आपके पास नील गाय है, उसके शिकार पर प्रतिबंध लगवाया सर छोटू राम ने। दिसंबर 1944 में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के राजा हैं, उनके साथ भाखड़ा जो बांध है उसको बनाने के को लेकर क्या करवाया? समझौता करवाया। किसने करवाया? सर छोटू राम ने करवाया 1944 के अंदर, ठीक है ना। आगे मैं बात करूं, मृत्यु हो गई इनकी। जैसे इन्होंने समझौता करवाया, 9 जनवरी 1945 को लाहौर में सर छोटू राम की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक है ना। उपाधियों की बात करें तो किसानों का मसीहा, रहबरे आजम, भाखड़ा बांध का जन्मदाता, ठीक है ना। अब देखो किसानों को मसीहा क्यों कहा गया? क्योंकि देखो कितने एक्ट लेके आए, ये कितने एक्ट लेके आए किसानों के लिए। किसान कर्जा माफी, ठीक है ना, जमीन मुक्ति एक्ट, ठीक है ना, मंडी एक्ट, ये सारे किसानों के लिए किया इन्होंने, ये जो भी कार्य किया, तो इनको किसानों का मसीहा, रहबरे आजम और भाखड़ा बांध का जन्मदाता भी कहा गया, ठीक है ना। संग्रहालय, संग्रहालय क्या हो गया? छोटू राम संग्रहालय। 2005 में सांपला
घड़ी सांपला के अंदर बनवाया गया क्या, छोटूराम संग्रहालय, जिसका उद्घाटन ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा किया गया। प्रतिमा की बात करें, छोटूराम जो आपके पास छोटूराम है, इनकी 64 फुट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन 2018 में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ठीक है ना। निवास स्थान की बात करें तो प्रेम निवास नील कोठी कहां पे बनाई गई, रोहतक के अंदर बनाई गई, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के। भाई इन्हीं की कोठी थी प्रेम निवास, जहाँ पे ये रहते थे सर छोटूराम, उसी को नीली कोठी कहा जाता था। ठीक है ना। तो इनका निवास स्थान क्या हो जाएगा सर छोटूराम का, प्रेम निवास या नीली कोठी, जो जहाँ पे रहते थे उसको प्रेम निवास और नीली कोठी कहते थे। ठीक है ना। राजनीति की बात करें तो 1937 में पंजाब के राजस्व मंत्री थे। ठीक है ना। तभी इन्होंने वहां पे जाके बागड़ा नांगल के बारे में बात की। उसके अलावा यदि बात करें राजनीति व्यक्तित्व की तो मातूराम हुड्डा हो जाएंगे, सांगी गांव से संबंध रखते हैं और एक स्वतंत्र सेनानी रहे हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के क्या हो जाएंगे, दादा। ठीक है ना। तो ये बात आप पढ़ते भी हो। जो ऐसा कौन सा आपके पास मुख्यमंत्री होगा हरियाणा का जिसके जिसका जिस मतलब जिसके संबंध किससे थे, स्वतंत्रता सेनानी रहे, वो मातूराम हुड्डा हो जाएगा आपके पास। भाई स्वतंत्रता सेनानी थे, भूपेंद्र सिंह के जो दादाजी हैं वो। ठीक है ना। रणवीर सिंह हुड्डा स्वतंत्रता सेनानी थे। रोहतक में 1951-1952 में लोकसभा सांसद और भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष रहे हैं आपके पास रणवीर सिंह हुड्डा। उसके बाद यदि मैं बात करूं मोहनलाल खट्टर की, तो इनका गांव हो जाएगा निदाना गांव महम। मतलब आपके खट्टर साहब हैं, रोहतक से हैं, रोहतक से संबंध रखते हैं। इन्हें हेडमास्टर और काका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। उसके बाद मैं बात करूं महासिंह नेहरा की, तो इनका गांव निदाना गांव हो जाएगा। प्रदेश में प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हैं आपके पास। ठीक है ना। मंगल सेन कौन हो जाएगा, हरियाणा के दूसरे उप मुख्यमंत्री आपके पास रहने वाले हैं मंगल सेन। तो ये आपके पास मातूराम हुड्डा हो जाएंगे। ठीक है। सिर पे सफेद साफा, सफेद दाढ़ी आप देख पा रहे हो। स्वतंत्रता सेनानी चौधरी मातूराम हुड्डा, सन 1985 से 42, 1942। ठीक है ना। ये विकिपीडिया की फोटो है भाई साहब, मैंने नहीं बनाई। ठीक है ना। ये आपके पास रणवीर सिंह हुड्डा हो जाएंगे। ठीक है ना। मतलब ये पूरा परिवार है आपके पास। देखो ये मातूराम हुड्डा हो गए, ठीक है, ये दादाजी हैं। उसके बाद रणवीर सिंह हुड्डा आएंगे। ठीक है ना। रणवीर सिंह हुड्डा कौन हो गए, ये आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फादर हो गए। ठीक है ना। और अभी कौन है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो जाएगा। ठीक है ना। आपके पास मनोहरलाल खट्टर, इनको तो कोई नहीं जानता। ताऊ सोच रहे हैं हरियाणा में कैसे ऐसो काम करो, बेरोजगारी बेरोजगारी है जी। ये तो काका करियो है तेरा काम, यो आना के बाद भर्ती आने बंद आएगी। अरे घपलो आया करता, पैसा देखा लग गया करता, लग गया तो करता। उसके बाद मैं बात करूं मंगल सेन की, हरियाणा के दूसरे उप मुख्यमंत्री रहने वाले। देखो कितनी पुरानी फोटो है उप मुख्यमंत्री की, ऐसे जनता चौगरदाओं घूम रही है यार, यहीं पे भाषण दे रहे हैं, ये होते थे मुख्यमंत्री। ठीक है ना। ये आपके पास उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे। आगे मैं बात करूं कला और साहित्य और मनोरंजन की, तो दयाचंद मावना, ठीक है ना, ये प्रसिद्ध कवि हो जाएंगे जिन्होंने हरियाणा में जॉन मिल्टन, जिनको हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। ठीक है ना। इनका प्रसिद्ध किस्सा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर आधारित है। इन्होंने राष्ट्र कवि भी माना जाता है। उसके बाद मैं बात करूं नसीब सिंह कुड्डू, जो टिटोली गांव का कलाकार रहने वाला है। उन्होंने फिल्म चंद्रावल के अंदर हुड्डा की भूमिका भी निभाई है। ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे केपी कौशिक की, जो एक संगीत निर्देशक रहने वाले हैं आपके पास। अगला व्यक्ति तो आपके पास देवी शंकर प्रभाकर रहने वाले हैं, जो आपके पास सफल फिल्म निर्माता रहने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये फिल्म निर्माता हो जाएंगे आपके पास। ये आपके पास क्या हो जाएंगे, दयाचंद मायना। ये आपके पास दयाचंद मायना की फोटो रहने वाली है रोहतक से। नसीब सिंह गुड्डू, ये बेचारे का पिक्चर का रोल है रुंडा का, दाऊ भूल ही ना सको, रुंडू कुंडू सुनाएगा। ठीक है। रुंडा खुंडा, तो ये आपके पास रुंडा है नसीब सिंह कुड्डू। ठीक है ना। ये आपके पास फोटो देख लो, ये फिल्म में फोटो है या भाई साहब के ओरिजिनल से। ठीक है ना। बाकी इनका निधन हो गया है। कला और साहित्य और मनोरंजन की बात करें तो जयदीप हलावत खरखोद गांव से अभिनेता रहने वाले हैं, एक्टर। और जयदीप हलावत को कौन नहीं जानता। ठीक है ना।
रणदीप हुड्डा जसिया गांव के क्या रहने वाले हैं, ये जसिया गांव से रहने वाले हैं। ये भी आपके पास क्या हो जाएंगे, एक्टर। लाल कुल किसने नहीं देखी है, हवा में प्रणाम बाबूजी, हवा में प्रणाम। तो ये बड़ा डायलॉग तो सुना होगा रणदीप हुड्डा का, ये भाई साहब फेमस डायलॉग रहा है उस वक्त। जसिया गांव के क्या रहे हैं, अभिनेता रहे हैं। बात करें जब जयदीप हेलावत की तो खरकोदा गांव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, जयदीप हेलावत हो जाएंगे। जसविंदर नरूला, जसविंदर नरूला का संबंध आपका संगीत से रहने वाला है। बात करें हम पारुल गुलाटी की, तो पारुल गुलाटी भी क्या है, अभिनय करती हैं। अभिनय का मतलब सीधी सी बात है, एक्टर ही हैं आपके पास, ठीक है ना। उसके बाद मैं बात करूं अनुराधा बेनीवाल, जो खेड़ी महम से हैं और शतरंज की क्या हो जाएंगी, खिलाड़ी हो जाएंगी, ठीक है ना। सबसे पहले आप दिखाएंगे रण जयदीप हेलावत, ये आपके पास जयदीप हेलावत है। इनकी कौन नहीं जान, मतलब बहुत अच्छी पिक्चर है इनकी, बहुत अच्छी, और बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग हैं। मैं तेरा फुप्पा रिटायर अंडे से सुन रखा है क्या यो है, यो सुन रखा है थाने, एनुल कितका से है? रोहतक, अरे मैं भी तो रोहतक का ही हूँ। वो भी डायलॉग सुन रखा होगा था ना। हाँ, तो ये आपके पास रणदीप हुड्डा हो जाएंगे ना, सुन रखा भाई, देख लो इसकी वेब सीरीज, बढ़िया वेब सीरीज है रणदीप हुड्डा, ठीक है ना। मणिपुर की लेडीज को शादी करके लेके आया, ठीक है ना। यहाँ पर थाना देनी सी ना थी कि हम तो दिया कौन हमारी छोरी, बेचारा देख किसी करके लेनी पड़ी, लेकिन बहुत खतरनाक, मैं फैन हूँ भाई सब इस व्यक्ति का, ठीक है ना। अब भी एक इसकी वेब सीरीज आई है, अच्छी आई है, देखना जरूर भाई, ठीक है ना। पढ़ने के साथ साथ ये भी थोड़ा बहुत चलता रहना चाहिए। आगे मैं बात करूं पारुल गुलाटी, ये आपके पास रहने वाले पारुल गुलाटी, थोड़ी सी साइड में होके देखोगे तो किससे शक्ल मिलती है इसकी, मेरे को तो मढ़ाना, क्या नाम है, रश्मिका मढ़ाना, उससे थोड़ी थोड़ी मिलती लग रही है पारुल गुलाटी, ठीक है ना। इसके बाद बात करूं मैं आपके पास अनुराधा बेनीवाल, जिसका संबंध किससे है, खेल से है, ठीक है ना। साक्षी मलिक, साक्षी मलिक का जन्म 3 सितंबर 1992 में मोखरा गांव के अंदर रोहतक में हुआ, जो कुश्ती की क्या है, खिलाड़ी। इन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक 58 किलो भार के अंदर जीता है। जो आपके पास साक्षी मलिक है, उन्होंने ओलंपिक के अंदर कांस्य पदक जीता है, ठीक है ना। ब्रॉन्ज मेडल 58 केजी वर्ग भार के अंदर 3 सितंबर 1992 में इनका जन्म हुआ। मोखरा गांव हो जाएगा, कुश्ती की खिलाड़ी हो जाएंगी। सैफली वर्मा, सैफली वर्मा रोहतक की प्रसिद्ध महिला क्रिकेटर हो जाएंगी। और सैफली वर्मा को कौन नहीं जानता है, ठीक है ना, बहुत बड़ा नाम है सैफली वर्मा आपके पास रोहतक के अंदर। उसके बाद मैं बात करूं ममता खरब की, तो ममता खरब है वो हॉकी खिलाड़ी रहने वाले हैं, जिन्हें गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है, ठीक है ना। किसको, ममता खरब को। आगे हम आपको दिखाते हैं साक्षी मलिक, ये आपके पास रहने वाली है साक्षी मलिक। उसके बाद आपके पास शेफाली वर्मा, ठीक है ना, ये आपकी क्रिकेट से रहने वाली हैं। अब ड्रेस देखकर शक्ल देखकर जाने जियो, ये आपके कौन है, शेफाली वर्मा हो जाएंगे आपके पास। और आगे बात करें, आपके पास इनकी फोटो नहीं है क्या, अरे ममता खरब की नहीं है भाई, ठीक है ना। शाह मोहम्मद रमजान, शाह मोहम्मद रमजान को हदी है हरियाणा के नाम से जाना जाता है। ये तो भाई बहुत पुरानी फोटो हो गई, ये तो मिलेंगी नहीं, ठीक है ना। उसके बाद एलिवेटेड रेल ट्रैक, हरियाणा का पहला एलिवेटेड रेल ट्रैक कहाँ पे था, रोहतक के अंदर। स्थिति की बात करें तो रोहतक का एक लैंडलॉक, जो रोहतक है, रोहतक की स्थिति है वो क्या है, एक लैंडलॉक हो जाएगी। इसका मतलब ये है, लैंडलॉक का मतलब ये है कि जो रोहतक है वो अन्य किसी राज्य के साथ क्या नहीं बनाता, सीमाएं नहीं बनाता, ठीक है ना। और जो आपके रोहतक है उसके खोखरा कोट के अंदर इंडो ग्रीक क्या मिले हैं, सिक्के प्राप्त हुए हैं। और आपके पास कोई और मुख्य अन्य तथ्य हैं क्या, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो आज आपका रोहतक जिला होता है कंप्लीट, ठीक है ना, रोहतक हो गया पूरा। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी, नहीं लगी तो नीचे लिख देना सर अच्छी नहीं लगी, ठीक है ना। यदि लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें भाई। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ऐसा भी कोई व्यक्ति आया है जो इमेजेस के थ्रू पढ़ा रहा है आपको ना। अब आपको बता देता हूं भाई, बार बार कहने से तो क्या होता है, लेकिन एक एक वीडियो को बनाने में 6 से 7 घंटे लगते हैं आपके, क्योंकि इन पिक्चर्स को निकालना, ठीक है ना। फिर एक दो बार तो उनको चेक भी करना पड़ता है भाई, कभी गलत भी ना हो जाए, क्या पता भाई लग भी गई हूँ, मैं ये डेफिनेट नहीं कहता बिल्कुल सही है, लेकिन ये है क्या पता किसी ने भाई वहां पे अपलोड कर दियो ऐसा नाम डाल के, यदि वो गलत भी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन मोस्टली आपको इतना है कि भाई काफी समय लगाकर फिर एक फोटो अपलोड की जाती है यहाँ पे, ठीक है ना। पहली बात तो
देखने में काफी समय चला जाता है। आप एक एक फोटो जो मैंने लगाई हैं इनको एक बार सर्च मार के देखना, नॉर्मल तो आपके सामने फोटो भी नहीं आएगी। ठीक है ना। यदि अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। हैव ए नाइस डे। जय श्री राम, जय महाकाल दोस्तों।